नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले भारत के सभी वीर शहीदों को नमन। सबसे पहले बात उनकी, जहां जाबाज सैनिकों ने फहराया था तिरंगा। टाइगर हिल 4 जुलाई 1999 को 17,000 फीट ऊंचे इस सामरिक शिखर पर 18 ग्रेडियर रेजिमेंट ने झंडा फहराया था। तोलोलिंग, जहां कारगिल युद्ध की शुरुआती और सबसे अहम सफलताओं में से एक, जहां पर भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी। और जुबा टॉप, यहां भी कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों ने तिरंगा फहराया था। ये वो पल था जिसे कभी कोई भुला नहीं सकता। 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच की विपरीत दिशाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास के पथ पर अग्रसर है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद और घुसपैठ को बढ़ावा देने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है और पाकिस्तान घुसपैठ के, लेकिन पाकिस्तान रोड़े अटकाएगा तो सेनाएं तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और होगी तो सिर्फ पीओके पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान भारत और सेना के लिए जान फूंकने जैसा है, जिसकी मजबूत रणनीति आने वाले समय में कितनी सफल होगी, हम इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 5 मई 1999 का वो दिन, जब पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ, जिसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये वो समय था जब भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल जंग लड़ी थी। कारगिल की लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 को कारगिल की आजम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 जवानों ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में इसे घुसपैठियों द्वारा किया गया हमला बताया गया था, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी। इन पाकिस्तानी सैनिकों को एक भारतीय चरवाहे ने देख लिया था। इस चरवाहे ने भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ की सूचना दी। इस तरह भारत को पहली बार घुसपैठ की जानकारी मिली। पहले भारत समझ रहा था कि थोड़े बहुत आतंकियों ने ही कश्मीर की घाटी पर कब्जा किया है, इसलिए भारत ने चंद सैनिकों को ही इन्हें खदेड़ने के लिए भेजा। जब भारतीय सेना पर अलग अलग चोटियों से जवाबी हमले हुए, तब पता चला कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तत्काल भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना रूस दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे। इस वजह से भारतीय सैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय जवानों ने दुश्मन की नजर से बचने के लिए रात में मुश्किल चढ़ाई की। शुरुआत में भारतीय सेना को इसी वजह से खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जब प्रहार हुआ तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में वायुसेना और नौसेना की भी बड़ी भूमिका रही। वायुसेना ने MiG-29 और मिराज 2000 विमानों के जरिए पाक सैनिकों पर बम बरसाए। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया। इसके तहत कराची समेत कई पाक बंदरगाहों के रास्ते रोक दिए गए, ताकि वो कारगिल युद्ध के लिए जरूरी तेल और ईंधन की सप्लाई न कर सके। साथ ही भारत ने अरब सागर में अपने जहाजी बेड़े को लाकर पाकिस्तान के समुद्री व्यापार रास्ते को भी बंद कर दिया था। इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भारत ने बोफोर्स तोपों को भी युद्ध मैदान में उतारने का फैसला लिया। आसमान से वायुसेना का हमला और जमीन से बोफोर्स तोप के भारी भरकम गोलों ने पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है। मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। हमने भी 25 साल फौज में नौकरी करके कारगिल युद्ध में भी थे, और हमारे साथ में हम जो लोग थे, जैसे कि अफसर थे, जवान थे, हमने उनको खोया है।
करीब 2 महीने तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के भी करीब 3000 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान केवल 357 सैनिकों के मरने का ही दावा करता है। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की आखिरी चोटी पर भी कब्जा कर लिया। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर देश के तमाम दिग्गजों ने शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। साफ है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े खड़े करता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। তাদের সমস্ত বিদেয়ী আত্মার অমরত্ব প্রার্থনা করি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখা এবং বিদেশি শক্তিকে পরাস্ত করার যে ঐতিহাসিক বিজয় ঘটেছিল সেই দিন আজকের দিন গোটা দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শহীদদের স্মরণ করছে। देखिए, हमने कब इनकार किया है? क्या भारत सरकार समझती है कि पीओके पे बातचीत करने के लिए पाकिस्तान आपसे बातचीत करेगा? क्यों आप देश के लोगों को गुमराह करते? क्या एक बार भी आपने पाकिस्तान के साथ पोक के मसले पे कोई बातचीत की है? ना बातचीत की है, ना आप कर सकते हैं। अगर पोक को लेना है तो आपको हमला करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आप ये काम कर सकते थे। ये संसद के अंदर प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और उसको लेने का जब वक्त आया, ऑपरेशन सिंदूर, बहादुरी से हमारे जवान लड़ रहे थे। वो एक सही वक्त था कि जब हम पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकते थे। तो इसलिए कारगिल दिवस में यही कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि ये अग्निवीर योजना लाके और सेना को कमज़ोर करके या सीमाओं को कमज़ोर करके आप देश का हित नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के साथ धोखा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर 6 अहम बिंदुओं पर बात की। भारत की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी भी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। कारगिल वॉर मेमोरियल में पूरा भारत दिखाई देता है। यहाँ शहीदों में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु समेत देश के हर हिस्से के जवानों के नाम दर्ज हैं। शहीदों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग देश को बांटने का सपना देखते हैं, उन्हें इस स्मारक की दीवार को देखना चाहिए। ये दीवार ही भारत को बांटने की उनकी सोच का सबसे बड़ा जवाब है। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत नहीं था, बल्कि वो ऐतिहासिक क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को देखा। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से ऐसा इतिहास रचा जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमा पार भेजने का काम कर रहा है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल दे रहा है। भारत डेटा सेंटर बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर बना रहा है। भारत एआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद जोड़ रहा है। समाज की सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता ही सैनिकों की असली ताकत है। इसी ताकत के दम पर हम कारगिल जैसे युद्ध जीतते हैं। साथियों, कारगिल के इस वार मेमोरियल में आपको पूरा भारत देखने को मिलेगा।
इनमें आपको मंदिर जाने वालों का नाम देखने को मिलेगा, यहां मस्जिद जाने वालों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाने वालों का नाम भी यहां आपको देखने को मिलेगा। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लेने द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। घुसपैठियों की नीयत नहीं बदली है, वे अब भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसे हथकंडे अपनाते हैं। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने यह विश्वास जताया कि भारतीय सेना ऐसी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी बातों के जरिए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भी एक संदेश पहुंचा दिया कि जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे में आज इनोवेटिव हिंदुस्तान की रणनीति बनेगी, कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी देगी मजबूती, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कारगिल विजय दिवस की 27 साल यानी 27वीं वर्षगांठ है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले इस रिपोर्ट में भी मैंने जिक्र किया और व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लगता है हमारे जितने वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि और नमन। और अब चर्चा में बात आगे बढ़ाते हुए इस चीज पर बात करनी है कि एक तरफ इनोवेटिव हिंदुस्तान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बात हो रही है टेररिस्ट आतंकवाद की या टेररिस्ट पाकिस्तान की। बात इस चीज की भी है कि इन 27 सालों में जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिक्र किया, हम भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात करें या इन 27 सालों में हम जितनी चीजें सामने आई हैं उनका जिक्र करें, तो हम कहां हैं और पाकिस्तान कहां है। और शायद इसीलिए ये नौबत आ गई है आज सामने कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, इसके अलावा कोई बात कभी बन नहीं पाएगी। क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, क्या इन सब मैसेजेस के माध्यम से क्या कोई एक अच्छा सिनेरियो वहां से आ सकता है, कुछ अच्छा वहां से हो सकता है, ये एक सवाल है। दूसरा, भारत जिस तरीके से एक इनोवेटिव हिंदुस्तान की बात कर रहा है, कितनी मजबूत रणनीति होगी आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि बनने के लिए। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से हमारे साथ अब्दुल सत्तार चौधरी। अब्दुल सत्तार चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी, पहले तो चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ क्योंकि देश की बात है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, क्योंकि इनोवेटिव हिंदुस्तान की बात आ रही है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होगी, उनकी जितनी पॉलिसीज आप लेकर आते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी होगी, इसलिए चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं। कितनी बड़ी उपलब्धि हम माने, पाकिस्तान की बात मैं पाकिस्तान से करूंगी, लेकिन जिस तरीके से एक श्रद्धांजलि देते हुए जिन चीजों का जिक्र आज किया गया और हम कितना बढ़े और हमारी सेना का जितना योगदान रहा, उन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद राखी जी। राखी जी, एक शब्द आपको याद होगा, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, और उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के संबंध स्थापित करने का प्रयास करा। यहाँ तक कि समझौता बस लेकर के भी वहां गए और उसके बदले में हमको मिला विश्वासघात कारगिल के रूप में। निश्चित तौर पर इससे एक बात साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से हमारे कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को कितनी देर भी नाली में रखो, जब बाहर निकलते हैं तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया कारगिल युद्ध के दौरान। पाकिस्तान ने इससे आगे भी अपनी हरकतों से सिद्ध कर दिया कि हम किसी कीमत पर बाज नहीं आई। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो देश बिल्कुल स्पष्ट देख रहा है, और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी इस डिबेट के अंदर हैं। आप एक बात देखो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आओ हम दोनों मिलकर के गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अपनी जनता की मजबूरियों के खिलाफ युद्ध करें, हम आपस में युद्ध ना करें।
और उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और पाकिस्तान के यहाँ भी उनके प्रधानमंत्री को भी बधाई देने के लिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं बदला और उसका परिणाम यह है कि जैसे आज हमारी सेना ने कारगिल युद्ध में मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको पीछे हटना पड़ा और जो उनका दोहरा मापदंड था कि पहले आतंकवादी कहना फिर अपनी सेना का शामिल होना साबित होना, इस बात को साबित करता है कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने गद्दारी करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बात मैं एक और बात कहता हूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा उसी क्रम पर चलते हुए हमारा देश पहले रक्षा सामग्री आयात करता था, आज हमारा देश रक्षा सामग्री निर्यात करता है। जिस तरीके से अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है, पाकिस्तान सुसाइड बम तैयार करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को सीमा पार कराता है और हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हम ब्रह्मोस्त्र बना रहे हैं, हम विदेशों को भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये सोच का अंतर है और इस सोच के साथ पाकिस्तान को निश्चित तौर पर अपने डेवलपमेंट पर ध्यान करना चाहिए और हमारा जो पीओके है उसको बिल्कुल शालीनता पूर्वक उसको हमको वापिस करना चाहिए, जिससे आपस में सौहार्द बना रहे। अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भाई हमने लिया क्यों नहीं, छीना क्यों नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, हम पीओके को ले सकते थे, निश्चित तौर पर मौका था और हम ले सकते थे। लेकिन आज भी हम अच्छे पड़ोसी का दायित्व निभा रहे हैं इस इंतजार में कि पाकिस्तान भी अच्छा पड़ोसी हो, पाकिस्तान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश के बेरोजगारी को, अपने देश की समस्याओं को से निपटे और आगे बढ़े। लेकिन आज वो आतंकवाद को बढ़ाते बढ़ाते आज पाकिस्तान पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है। आज पाकिस्तान नागरिकों की इज्जत धूल में मिल चुकी है और हमारी सेना ने जिस तरीके से शौर्य का उदाहरण पेश करा, जिस तरीके से स्टार्टिंग में पाकिस्तान सेना का हाथ अपर था, वो ऊपर थे, हम नीचे से लड़ रहे थे, लेकिन हमारी सेना ने हिम्मत नहीं हारी और हमारी सेना ने उसको बिना सीमा पार के, अपनी सीमा पार करे बिना संयमता से जिस तरीके से कारगिल युद्ध जीता, वो निश्चित तौर पर हमारे बहादुर सिपाहियों को, हमारे बहादुर सेनानियों को वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं। और हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि हमारी सेना विश्व में सबसे मजबूत है और मैं ये कहना चाहता हूं आज वो विश्व में पहले भी मजबूत थी, आज और अधिक मजबूत हुई है। चाहे हमने महेंद्रगिरी ब्रह्मोस अभी मतलब महेंद्रगिरी जो INS है उसका 75% हिंदुस्तानी होने के बाद में हमने निर्माण करके सेना को दिया है। आज हम जितने शस्त्र बना रहे हैं वो स्वदेशी की तरफ हमारा ध्यान है और उससे हमारी सेना और मजबूत हो रही है और निश्चित तौर पर हमारे विरोधी देश इसमें इस बात की बहुत अधिक बेचैनी है और हमारा तो निश्चित तौर पर हमारे देश की सरकार इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, सेना को मजबूत करती रहे और पाकिस्तान तो अपने आप ही पीओके छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो उस दुस्साहस का उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा और पीओके हमें उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, जल्दी से वापस आऊंगी। मुझे लगता है इसके बाद अब्दुल सत्तार जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, क्योंकि पाकिस्तान की बात निकली, हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरता, पाकिस्तान क्यों इन 27 सालों में भी हम यदि रिलेशन की बात करें भारत और पाकिस्तान की, क्यों अच्छे नहीं हो पाए, क्यों आज जितनी बातें भारत के रक्षा मंत्री ने कही है उसके जस्ट अपोजिट है। इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हुए हैं जो कभी सुधर नहीं पाए, क्यों? बहुत शुक्रिया आपके सवालात का और आपके जज्बात का। जो अभी साथी पैनल डिस्कशन में अनिल साहब और बाकी जो आपने उससे पहले जो रिपोर्ट्स में आपके रक्षा मंत्री जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि टीवी के ऊपर बैठ के स्टेटमेंट देना एक अलग चीज है, एक अलग चीज है और एक अलग दुनिया है और रियलिटी कुछ और है। ये अभी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया को आतंक दे रहा है और इंडिया जो है ना वो बड़ी तरक्की कर रहा है। मैं कहता हूं कि मतलब इंसान में थोड़ी सी भी शऊर हो तो वो इतना तो कम से कम समझ सकता है कि मैं जो दावा कर रहा हूं क्या दुनिया उस दावे को तस्लीम करेगी। अभी इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर मुझे किसी एक इंडिया के किसी वजीर का, किसी जुम्मेदार का बयान बता दें कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है,
40 साल बाद मुतहरब कुव्वतों को एक मेज पर बिठाया है। ये आतंकवाद कंट्री नहीं कर सकता ऐसा, ये वो मुल्क कर सकता है जो अमन को फिरोग देना चाहता है। पहली तो मैं आपकी स्टेटमेंट कैटेगोरिकली इसको मैं रद्द करता हूं कि ये जो पाकिस्तान वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बो रहा है। हमने यहां से पकड़ के आपका एक दहशतगर्द आर्मी अफसर दिया, दुनिया को दिखाया कि ये यहाँ दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठ के ईरान में और बलूचिस्तान में और केपी में वो दहशतगर्दी की नेटवर्किंग कर रहा था, वो पकड़ा। कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल आपने इंडिया से पकड़ के दुनिया को दिखाया हो कि ये दहशतगर्द हमने पकड़ा पाकिस्तानी? आप स्टेटमेंट जो मर्जी दे, मैं उससे बिल्कुल मुझे उससे कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे मसला इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर स्टेटमेंट आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया को उसने तीसरी जंग अजीम से बचाया है। आप एक कारगिल को रो रहे हैं, आपके साथ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, अगर आप पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इंडिया के साथ जो कुछ हो गया ना, अब आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। आप अच्छा। यहाँ टीवी पे बैठ के जो मर्जी स्टेटमेंट देते एग्जैक्टली नहीं पड़ता। अब्दुल सत्तार जी, आप सही कहते हैं, टीवी पे बैठ के स्टेटमेंट देना बहुत छोटी सी बात है जो इस वक्त आप कर रहे हैं। आपका दिफाई निजाम जो पाकिस्तान ने चो किया, आपके जो तमाम शहरों की बिजली कट करके जो आपकी वो पवन जी आ रही हूँ, आप लोग बोलेंगे पहले मैं जवाब दूंगी, मैं बैठी हूँ। हाँ। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इंडिया दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है। वो जाफर एक्सप्रेस हो, वो ट्रेन हादसा हो, वो पाकिस्तान में BLA हो, मतलब कितने सबूत चाहिए आपको? जो पाकिस्तान के अलैदगी पसंद लोग हैं, शर पसंद अनासर हैं, उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं, आपके वजीर तालीम ने इस्तीफा क्यों दिया है परसों? अगर इतना ही पुरअमन और इतना ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपके तालिब इल्म मोदी का गिरेबान पकड़ के बैठे हुए और आप यहाँ बैठ के टीवी पे मुझे भाषण दे रही हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। भाषण नहीं दे रही इंडिया का वो हाल कर दिया। सही बात कर रही हूँ, भाषण नहीं दे रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। अभी भाषण दिया कहाँ मैंने? अभी तो मैं आपका भाषण सुन रही हूँ। एंड अब्दुल सत्तार जी प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे यहाँ से रिवर्ट आएगा। बहुत सम्मान पूर्वक मैंने सवाल किया, सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ और मैं भाषण नहीं देती हूँ, ठीक है? भाषण आप दे रहे हैं कि भारत जो है वो कुछ नहीं कर सकता, भारत की हैसियत नहीं रह गई है। सॉरी टू से यू, बट मैंने पाकिस्तान के लिए ये नहीं कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं? मोहतरमा स्वीपिंग स्टेटमेंट भाषण होता है और आपके राफेल धूल चाट रहे हैं और आप मुझे कह रही हैं कि इंडिया, और आपके पास तो वो भी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तानी धूल चाट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या? अभी हाल ही में था। क्यों आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं सर? सम्मान पूर्वक बैठे हैं, बात करिए। क्यों टेररिस्ट है, क्यों इतनी चीजें हैं? पाकिस्तान नहीं छोड़ा, इसीलिए तो मीडिया पे उन्होंने बिठा दिया आप जैसे लोगों को कि बैठ के पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करें। ओहो, हाँ, मेरी ज्यादती दुश्मनी है सर आपसे और पाकिस्तान से। वाह, आप जो मर्जी करें। आपने तो लाहौर में आपने बंदरगाह कब्जा कर ली थी, आपका तो ये आलम है। अब आपसे मैं और क्या बात करूं? हाँ सर, बिल्कुल मैं ही गई थी सर। आप तो पूरे आरोप ऐसे लगाइए। मैं गई थी सर सबके तरफ से सारे कब्जा करने। मैं बैठी हूँ, मुझे आज सिखाया गया है पाकिस्तान को कोसना है, मुझे ये तालीम दी गई है कि पाकिस्तान को गालियां देनी है ना? और यदि ऐसा होता तो हम आपको बिठाते ही क्यों? ये भी तो सोचिए। कोई गाली नहीं दे रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि भारतीय फौज ने लाहौर में बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। मुझे ये बताएं, ये अनिल साहब जो मर्जी कहते रहे, लाहौर में कोई बंदरगाह है जिसपे कब्जा हो सकता है? आऊंगी सर, आप लोग ऐसा ना हो चर्चा मेरे और आपके रुक जाए। रुकिए, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं मेरे पास हर बात का जवाब देने के लिए। रुक जाइए अनिल जी, रुकिए सर, पेशेंस रखिए। अरे अनिल जी रुक जाइए। वो देखिए बाकी लोगों के पास है बहुत। अनिल जी रुकिए, मैं जल्दी से वापस आऊंगी, ठीक है? अनुपम जी बहुत सारी बातें रखी हैं। हालांकि मैं इतना बोलने सुनने के बाद भी बहुत सम्मान करती हूँ अपने सारे पैनलिस्ट का। वो इंडिया से हो, बाहर से हो, पाकिस्तान से हो, आतंकिस्तान से हो, जहां से भी हो, मेरा फर्ज बनता है सबका सम्मान करना। हाँ, यदि आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरा अपना एक प्रोटोकॉल है, उसके बाद मैं नहीं सुनती। रही बात, मैं अगेन उनसे कह रही हूं
क्योंकि बात क्यों है पाकिस्तान के लिए, क्यों टेररिस्ट कहा जाता है, क्यों चीजें हुई हैं इन 27 सालों में, क्यों चीजें अच्छी नहीं हो पाई और आगे भी शायद कभी नहीं होंगी, क्यों भारत आज अड़ गया है कि हम सिर्फ पीओके पे बात करेंगे अन्यथा हम नहीं बात करेंगे। तो इस चीज को समझना चाहिए। अब बात यदि इस तरह की आएगी कि आप लोग हार जाते हैं, आप लोग भाषण देते हैं, आप लोग झूठी बातें करते हैं, सिखाया गया है कि पाकिस्तान को गाली दो, ओ गॉड, तो मेरे तो ये सर समझ से परे है। खैर, इनोवेटिव हिंदुस्तान वर्सेस टेररिस्ट पाकिस्तान इन 27 सालों में, कारगिल को लेकर आज हम जिस चर्चा में बैठे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राकेश जी, नमस्कार। आपको और आपके तमाम दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि, और मैं श्रद्धांजलि पाकिस्तान के शहीदों को भी देना चाहूंगा। अब्दुल जी भले ही ना दें, लेकिन हम उतने वो नहीं है, हम लोग सारे, हमारे सारे सिपाही हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे पाकिस्तान का। अगर वो युद्ध लड़ते हुए शहीद हुआ है तो उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जो 1999 कारगिल वार में हुआ। अब आते हैं मुद्दे पे कि कारगिल वार के बियॉन्ड अगर हम देखें तो भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा कहाँ है, ये देखने वाली बात है। अगर आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, आप अगर लोग के जो सिटीजन हैं उनकी लिविंग कंडीशन देखें, आप कुछ भी देखें, भारत पाकिस्तान से काफी बेहतर कंडीशन में। तो इसको अब्दुल जी भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें भाषण है, कि सारी बातें पूरी दुनिया के तमाम चीजों में दिख रही है। हाँ, कुछ कमियां हमारे अंदर है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफी गिरावट आई है, इसको एक्सेप्ट करने पर उसको हम सुधार रहे हैं। अब्दुल जी बार बार हमारे तालिबान की बात कर रहे हैं, यानी हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहे थे। विद्यार्थी हमारे सड़क पर थे, उन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपनी बात मनवा ली। डेमोक्रेटिक तरीके से उनकी बात मान भी ली गई। एक सेंट्रल मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है? और पाकिस्तान के खुद के नौजवान आज ये कह रहे हैं कि क्या जो इंडिया में हो रहा था हम तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमने कई सारी इंस्टाग्राम में ऐसी देखी है पाकिस्तान से जो आ रही थी, जहाँ पे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे इंडियन जेनजी के साथ जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। यही एक चेंज है, यही चेंज है जो कि लोग नहीं देख रहे हैं। अभी भी हमें ये समझना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है चीजों का इस सब कॉन्टिनेंट में, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और अगर कारगिल हुआ ही क्यों, ये चीज हमको तलाशनी चाहिए। कारगिल क्यों हुआ था और भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, ऐसे हमें क्या उपाय करने चाहिए। कारगिल के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो बहुत पहले से चला आ रहा था। 1971 से ये एक आग थी जो पाकिस्तानियों के अंदर थी। वो 71 बार हारने के बाद से लगातार कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारत को सबक सिखाया जाए। और उसी प्लानिंग के तहत उनको इतने साल लगे और उन्होंने कारगिल किया। अब अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, ऐसे कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज का अगर जो बयान है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसको माने तो मुजाहिदीनों के भेष में, जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मुजाहिदीनों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहां पे थे, ये खुद पाकिस्तानी जनरल लिख रहा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बदली और वो किसी छुपी हुई नहीं रही। क्योंकि 27 साल बीत गए, 27 साल में गंगा में, सिंधु में, चेनाब में, रावी में, सतलज में बहुत पानी बह गया। और आज जो कंडीशन है उसमें हमें आज की डेट के हिसाब से बात करनी चाहिए। और आज की डेट का बात यही है कि निश्चित तौर पर जो चीजें हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे बेहतर ये होता कि अगर पाकिस्तान की तरफ से यह ऑफर आता कि पीओके आपकी टेरिटरी है, आइए मिल बैठ के बात करते हैं और इस बात को सेटल करते हैं। पीओके आपको देते हैं, उसके बदले में आप हमारे साथ शांति से रहिए। कोएग्जिस्टेंस, बेहतर कोएग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान, अब्दुल जी बता रहे थे, पाकिस्तान ने भूमिका निभाई ईरान और अमेरिका युद्ध को शांत करने में। चलिए हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ तो किया, लेकिन उसको भी वो जमीन पर नहीं ला पाए। देखिए वो युद्ध आज भी चल रहा है पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद भी। तो आखिर सिर्फ क्वेश्चनिंग कहां तक होती है और क्वेश्चन से क्या हल निकलता है, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज जो बात कर रहे थे वो कारगिल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, क्योंकि ये वो दिन है जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं। ये वो दिन है जब हम ये याद करते हैं कि उन दुर्गम पहाड़ियों में किस तरह से हमारे बहादुर सैनिक लड़े थे और किस तरह से हमारे बहादुर ऑफिसर्स ने उस चीज को कोऑर्डिनेट किया था। ऐसे ऐसे वहां के इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर अगर राकेश जी आप प्रोग्राम चलाएंगी तो यहाँ एक घंटे का प्रोग्राम सिर्फ एक पहाड़ी की कब्जा करने के ऊपर आप बना सकती हैं। तो वो एक इंडियन मिलिट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा हमें उम्मीद भी देता है और हमें अपनी पीठ थपाने का मन करता है। और उसी वजह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो आज वो सच भी बोल रहे हैं कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन के बाद से, 90s के बाद से बहुत सारी तरक्की करी है। हमने जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम लिया, सॉफ्टवेयर में हम दुनिया के
नंबर 1 कंट्री मान जाते हैं। दुनिया की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका में बैठी हो, चाहे जर्मनी में बैठी हो, चाहे जापान में बैठी हो, आप किसी का नाम उठा के देखिएगा, सबका सीईओ एक इंडियन IITian होगा, सबका सीईओ एक भारतीय होगा। यही बताता है कि हमारी पकड़ टेक्नोलॉजी में बहुत गई है। और ये भी चीज है, जहां पे ये चीज है वहां पे हमको ये भी मानना चाहिए कि हमको इस चीज को और आगे ले जाना। तो मैं दहशतगर्दी को अगर कुछ देर के लिए बाहर भी रख दूं, तो क्या पाकिस्तान इस पे कम्पीट कर पाया? क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भारत के साथ आ पाया, भारत के आसपास भी आ पाया? भारत ने जिस तरह से सैटेलाइट्स लॉन्च किए, भारत ने जिस तरह से एयरोस्पेस के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी है, क्या पाकिस्तान उधर गया? नहीं गया है। तो हम लोग क्यों ना उसके ऊपर, पाकिस्तानी कम से कम इसके ऊपर चर्चा करें। जो हो गया चलिए उसके ऊपर नहीं बात करते, लेकिन कम से कम रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हम बैठ करके पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उसकी चर्चा करें। मैं बहुत बातें कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड यही है। मैं बलूचिस्तान, KP के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सब बतानी चाहिए। बताना ये चाहिए कि चलिए कुछ एक नई शुरुआत करते हैं, बेहतर शुरुआत करते हैं। अब्दुल जी ने ताने मारे कि हमारा जो कल का इंसिडेंट था कि एक मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, उसी से सीखते हैं कि कम से कम इतनी गैरत हमारे अंदर बची हुई है कि अगर हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि आप इस्तीफा दो, तो हमारा मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या पाकिस्तान में पॉसिबल है? तो इस चीज को हमें सोचना चाहिए। तो कारगिल एक एस्पेक्ट दिखाता है कि जो पास्ट में हुआ था, लेकिन कारगिल ये भी दिखाता है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी, आपको किस तरह से सहयोग करके रहना है, मिलकर रहना है। रहिए, बेहतर है। अदरवाइज तो फिर जो चल रहा है वो चलने दीजिए, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे, दहशतगर्दाना हरकतें करेंगे, फिर उसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपका एक सैनिक हमने पकड़ लिया, पता नहीं वो कौन सा सैनिक है, आज तक आप प्रूफ भी नहीं कर पाए उसको, जिस एक नेवल ऑफिसर को बेचारे को जो वहां अफगानिस्तान से उठा के आपने बंद कर लिया दहशतगर्द के नाम पर। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी और उसके ऊपर इसका कोई अंत नहीं है। तो राकेश जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कम से कम आज के दिन में हमारे पाकिस्तानी दोस्त को इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जल्दी से वापस आऊंगी। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद अब्दुल सत्तार जी को आज ये बुरा लग गया है कि इनोवेटिव हिंदुस्तान वर्सेस टेररिस्ट पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है, पाकिस्तान को टेररिस्ट क्यों कह दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीजें हुई हैं, जो अब तक हुआ है, इन 27 सालों में जिन संबंधों की बात है, इन सारी चीजों के बाद ये बात आई है। नाम मैंने या भारत ने आगे बढ़ के ये नहीं दिया। तो यदि कोई ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं या चीजें आई हैं तो वो सुधार भी तो हो। यदि सुधार की बातें होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। महज ये आरोप लगा देना कि सिर्फ हम कोसने बैठे हैं तो नहीं है। खैर सुमन जी, कारगिल दिवस, रक्षा मंत्री का बयान, इनोवेटिव हिंदुस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान को एक उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है आगे फ्यूचर में, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए राखी जी, समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचाई पर कारगिल की पहाड़ियों में आज भी हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा है। इसका श्रेय उन शहीदों को जाता है, उन सैनिकों को जाता है जिन्होंने इस लड़ाई में अपना बलिदान दिया। पैनल में बैठे सभी जितने हमारे साथी हैं, मैं उसमें सत्तार जी को भी शामिल करूंगा। हमारा फर्ज बनता है कि उन शहीदों को नमन करें, हम उनको श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर इतना बड़ा और इतना खतरनाक युद्ध लड़ा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो कई हुए, लेकिन कारगिल युद्ध थोड़ा सा अलग था। देखो, पाकिस्तान बैठा हुआ था 15,000 फुट की ऊंचाई पर, हम 4,000 फुट नीचे थे। जो कारगिल की पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां तो 80-90 डिग्री सीधी चढ़ाई पर है, वहां का तापमान भी 20 से 25 डिग्री माइनस में रहता है। ऐसे माहौल में जाकर पाकिस्तान से लड़ना और जो घुसपैठिए आ गए थे हमारे यहाँ, उनको सबक सिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भारतीय जो 527 सैनिक शहीद हुए हैं कारगिल में, उनको हम सबका प्रणाम है, उनको हमारा नमन है। आज रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पूरे देश को बधाई दी है और बधाई बनती भी है। उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि अब पाकिस्तान से हम किसी मामले पर नहीं, पीओके को लेकर बातचीत करेंगे।
आज जो पीएको का हाल है वो देख रहे हैं आपके, जिस तरह वो हालात बने हुए हैं। और हिस्सा हमारा है भी, हमारा हिस्सा वो, हमारा अधिकारी बनता है उसका। और अभी सत्तार जी बैठे हैं, सिंदूर ऑपरेशन का पहला हिस्सा ये देख चुके हैं। अब दूसरे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, वो भी उनके होते ही उनको नजर आएगा। भारत ने वैसे तो इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है, बालाकोट स्ट्राइक भी करी है, लेकिन जो सिंदूर ऑपरेशन है उसने पूरे भारत की छवि को पूरे विश्व में खड़ा कर दिया है। आज पूरा विश्व मानने लगा है कि भारत सैन्य दृष्टि से अपने आप में बहुत ताकतवर है। और पाकिस्तान को तो पता लग गया है कि अभी अगर पहलगांव जैसे हादसे यहाँ करेंगे तो उसका नतीजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज इस कारगिल दिवस के ऊपर हम सब अपने राष्ट्र को, अपने शहीदों को, अपने देशभक्तों को श्रद्धांजलि दें और पाकिस्तान को चेता दें कि भाई आप भी सुधर जाओ। अभी थोड़ा सा एक ऑपरेशन हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन, बाकी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ध्यान रखें उसका। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ऑपरेशन में आपको बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़े और अपने वजूद की चिंता करनी पड़ जाए। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, सुन पा रहा हूँ आपको मैं। बहुत सारी बातें ऑलरेडी इस चर्चा से निकल आई हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 27 साल हो गए और इन 27 सालों को हमने कैसे जीता है, ये विजय दिवस हमारे लिए बहुत अहम और बहुत खास है, कोई माने या ना माने। बात इस चीज़ की है क्योंकि तब भी पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान है और इस बीच पाकिस्तान की वजह से बहुत कुछ हुआ। क्या वर्ड्स आपके रहेंगे? बहुत सारी तकलीफें यहाँ से हमारे साथ जो पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी उठाई है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। राखी जी, 99 में जब हमने पाकिस्तान से कारगिल युद्ध लड़ा था और हम जीते थे, हमारे पास काफी डिसएडवांटेज भी था। हम नीचे थे, वो लोग ऊपर थे, फिर भी हमने इनको धूल चटा दी कारगिल के टाइम पे। यही काबिल तारीफ है। और सबसे पहले तो मैं हमारे सैनिकों को नमन देता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं नमन पाकिस्तान के सैनिकों को भी, सैनिक सैनिक होता है बिल्कुल, जैसे अनुपम तिवारी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल, भलाई पाकिस्तानी उसको एक्नॉलेज करें कि नहीं करें, हम तो एक्नॉलेज करेंगे। हमने उनके रखना है अभी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था लेने से। आपने अभी हमारे आर्मी चीफ को सुना अभी कुछ टाइम पहले, जनरल धीरज सेठ साहब, क्या स्पीच दी साहब। लॉरेंस स्कूल लवडेल के पढ़े हुए हैं और क्या स्पीच दी, जबरदस्त जबरदस्त। जितने भी लोग सुन रहे थे, वो बड़ी वायरल भी इसलिए हुई है, वो वायरल इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने दिल से बोली है, उनने अपनी रेजिमेंट के बारे में बताया है इसमें। और पाकिस्तान जो है, मैं इसमें इनको भी क्रेडिट देता हूं, ऐसी बात नहीं है कि ये भी आईटी में माहिर हैं। जैसे हम लोग अलग अलग चीजों में माहिर हैं, ये भी आईटी में माहिर हैं। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, उसमें माहिर है वैसे पाकिस्तान। तो किसी चीज में तो माहिर हुए हैं। शुक्रिया। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमको मालूम है, हम कभी मैं बताऊं, 2003 में मैं सरहद पे था, जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल में था 2003 में। ये सीज फायर से पहले की बात है, सीज फायर भी हुई है मेरे टाइम की, ठीक है। पाकिस्तानी सैनिकों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूं भागते हुए, यूं फायर कर रहे हैं और यूं भाग रहे हैं। बताइए आप, ये हशर है। तो अगर ये लोग अपने सैनिकों को, ऊपर से ये अब्दुल सत्तार साहब टॉन्ट दे रहे हैं ना कि कल हमारे मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुई हैं, अभी तक केस चल रहा है, वो इमरान खान के, ये वो पत्थरबाजी, ये वो पाकिस्तान में मुमकिन है क्या? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी। इसे साबित होता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और हमारी सेना खड़ी है इनको धूल चटाने के लिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो बोला है कि जो एक तुलना, अच्छा एक और बात, और बड़ी अहम बात, हमारे आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ साहब, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। उनका कैरिश्मा देखिए आप, पर्सनालिटी देखिए, और इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट लुक एट द डिफरेंस, फर्क देखिए, मालूम पड़ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो ऑपरेशन के टाइम पे तो टैंक पे खड़े हुए थे और टैंक के ऊपर 4 स्टार लगा रखे थे, हैं 4 स्टार टैंक के ऊपर। ऐसा मैंने गाड़ी पे देखा है, स्मॉल कार में देखा है, लाइट व्हीकल में देखा है, फिर टैंक के ऊपर 4 स्टार ही तो, और फिर बंकर में छुप गए।
हिंदुस्तान की तरफ से ललकार आई तब निकल कर आए वो बंकर से बाहर। तो देखिए पाकिस्तान जो है कभी सुधरेगा नहीं। आप देखिए मेरा इंटरव्यू मैं लिया था जनरल वीपी मालिक साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे, तो कुछ चंद साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया कि जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस लेकर शांति का संदेश लेकर पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान ने वहीं पर ही हमारे पीठ के पीछे छुरा खोपा, विश्वासघात किया। और आप देखिए कैप्टन कैंगरूजे साहब नागालैंड के महावीर चक्र, आपने 18 ग्रेनेडियर की बात करी। भाई मेरे को फक्र है इस बात की, जब मैं ट्रेनिंग करा था अकेडमी में 18 ग्रेनेडियर के ही ऑफिसर थे कर्नल निम्बालकर साहब, तब वो कैप्टन साहब थे वीर चक्र, उनसे ट्रेनिंग ले रखी है। वो हमारे उस्ताद थे, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे, तो उनका स्टूडेंट मैं रह चुका हूँ। हमारे जो जिस सोसाइटी में हमारा घर है गुड़गांव में, कर्नल बलवान सिंह साहब महावीर चक्र 18 ग्रेनेडियर के हैं, वो हमारे पड़ोसी थे वहां पे। तो आप देखिए पाकिस्तान जो, और हमें बड़ी फक्र है इस बात की, पाकिस्तान को कहेंगे तो इनका मिलिट्री रूल या हाइब्रिड ये वो, मगर फैक्ट ये है अपने सैनिकों को ये आप ये श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, ये उनकी शहादत को मान्यता नहीं दे सकते, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे राष्ट्र से जो बेशर्मी से बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है इनको। आप देख तो लीजिए सेना और हमारी सेना का, मैं तुलना नहीं कर रहा, कुछ भी तुलना है ही नहीं, मगर फिर भी आपके सैनिक क्यों डरते हैं भाई? आप क्यों डरते हैं? और मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी जब अब्दुल सत्तार साहब जब बोल रहे थे, मेरे को मैं हंसी किसी तरह मैं म्यूट करके रोक पा रहा था बिल्कुल। बड़ा एक क्रेडिट मैं दूंगा जाते, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि क्योंकि मैंने बोला नहीं जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कह रहे थे, लेकिन इस बात की ये है कि भाई अब्दुल सत्तार साहब आपने भी बोला शुक्रिया, मेहरबानी बड़ी बड़ी, लेकिन मैं गौर किया है पाकिस्तानी जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो। वो टीवी पैनल आपने देखा राखी जी, वो बीच में बोलने शुरू जाएंगे, बड़बड़ बोलने लगेंगे। अब देखिए फैक्ट ये है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको धूल चटाई, कभी जंग हारने के बाद कभी किसी को अपने आप की प्रमोशन करते हुए देखा है? कभी नहीं। पाकिस्तान दुरुस्त नमूना है। जनरल आसिम मुनीर बन गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसको हम बोलते हैं फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्योंकि जंग में ना रनर अप की कोई जगह होती नहीं है, या तो आप जीतते हो या तो आप हारते हो, बस रनर अप होने के बाद रनर अप का प्राइज मिल रहा है इनको। तो ये वाकई में मैं कहूंगा कि इनको खुद एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है मोहम्मद इशरत जी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है? ठीक है, प्लीज अपनी बात रखिएगा। राखी जी, सबसे पहले तो आपको, आदरणीय अनिल गोयल जी को, सम्माननीय सुमन जी को, आदरणीय साद अली शाह साहब को, अनूप तिवारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज विजय दिवस है और कारगिल में हमने पाकिस्तानियों को बर्फ चटाया था। धूल तो बहुत बार चटाई हो, बर्फ पहली बार चटाया इनको। तो कारगिल में जो हमने इनको बर्फ चटाया, मैं अब्दुल सत्तार चौधरी साहब को बोलना चाहूंगा साहब, क्योंकि शुरुआत आपने की थी, आपने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी अब शब्द कहे जो हमको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। हमारे कंट्री में इंटरनल जो भी मैटर रहा वो हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे, मगर जब हमारा मुद्दा हमारे दुश्मन देश से आएगा, बाहर के देश से आएगा, उस समय पूरे भारत का बच्चा बच्चा आपको एक जगह पे खड़ा हुआ मिलेगा। उसमें हमारे असद अली साहब भी रहेंगे, अनिल गोयल साहब भी रहेंगे, उसमें हमारे अनूप तिवारी जी भी रहेंगे, सुमन साहब भी रहेंगे और राखी जी भी रहेगी। जब देश का मामला आता है तो भारत का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक बोल रहा हूं मैं आपको, हमारे पास कोई कास्ट नहीं है, हम सब इंडियंस है। आप यहां पर जो बैठे आप पाकिस्तानी है, लेकिन आपके अलावा यहां जितने बैठे ये सारे इंडियंस है और हम सब एक है। हमारे प्रधानमंत्री की भी हमको रिस्पेक्ट है। भले आपको ऐसा लगता होगा कि आप राजनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं, राजनाथ जी ने आपको स्टेटमेंट दिया है पीओके के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में हर व्यक्ति ये एक में का साथ देता है जब बात देश की आती है। सीमाओं के ऊपर हमारा झगड़ा नहीं होता है। हमारा इंटरनल अगर हमारे मनभेद भी रहे, मतभेद भी रहे, तो हमारे मनभेद नहीं रहते। आप ये ध्यान में रखिए। आपको जो मैसेज दिया गया राजनाथ जी की तरफ से, क्या गलत कहा उन्होंने बहुत जोरदार स्पीच दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है,
जरूर उसके ऊपर बात करेगा। अगर आप बात करोगे तो बात करोगे तो सम्मान से बात करके उसको वापस लेंगे, और नहीं बात करना चाहते हो तो धूल तो बहुत बार चटाई, बर्फ भी आपको चटाई। अगली बारी वो पीओके को लेने के लिए भारत जो ताकत लगाएगा उसको आप सहन नहीं कर सकेंगे। आप ये हम पीछे और पाकिस्तान के लोग आगे हैं। मुझे आप बताइए किस एंगल से आप ये बोलना चाह रहे हैं? आर्थिक बताइए हमको, आपकी कितनी ताकत है और हमारी कितनी ताकत है। इंडस्ट्रियल बताइए आपको कि आपकी कितनी ताकत है, हमारी कितनी ताकत है। अरे हरित क्रांति, हम हमारा अनाज खुद उगा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे पास में है, और हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपके यहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और हमारे यहां पर आज भी डेमोक्रेसी है। आप जिस तरीके की बात कर रहे थे, आप अनिल गोयल साहब को वहां पर कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बात कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है साहब, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप डिफेंड कीजिए पाकिस्तान को, अगर आप डिफेंड करना चाहते तो आप पाकिस्तान को डिफेंड कीजिए, लेकिन भारत को डिफेम करने की आपको कोई भी आपको अधिकार नहीं है। और यहां बैठा हुआ हर पैनलिस्ट, इसने सम्मान के साथ में पाकिस्तान के सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। यही हमारे में और आप में डिफरेंस है। हमारे असद अली साहब ने, अनिल गोयल साहब ने, सुमन जी ने, अनूप तिवारी जी ने तो 4-4 बार आपको कहा कि हमारा पूरा सम्मान है, जो सैनिक एक्सपायर हुए उनको हम शहीद मानते हैं। लेकिन आपने जब शुरुआत की, आपने पहले मिनट से ही भारत के बारे में गलत बोलना शुरू किया। ये अंतर है साहब मानसिकता का, ये मानसिकता आपको सुधारनी होगी। भारत कोई गलत नहीं, भारत ताकतवर देश है, लेकिन भारत ह्यूमैनिटी के साथ चलता है। हमारे पास में अगर हमने पूरी क्षमता लगा के उतर गए ना, तो क्या होगा ये आपको भी अच्छे से पता है। और भारत कोई डरता नहीं है, कोई भी रहो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहो या और कोई व्यक्ति रहो, ना हमारे भारत के प्रधानमंत्री उससे डरते हैं, ना उसका सम्मान जरूर करेंगे, उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से बैठ के हमारे भारत के बारे में कुछ गलत कहे। राखी जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के हर बच्चे को मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले कई बार पाकिस्तानियों को हमने धूल चटाया, पहली बार बर्फ चटाई थी कारगिल में, और आगे भी अगर ये हरकत करेंगे तो हम वो बर्फ जरूर चटाएंगे। जय हिंद। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये बात सही है, हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अपनी बात रखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर एक मुल्क के पीछे, हर एक व्यक्ति के पीछे इंसानियत होती है। वो इंसानियत यदि आपके अंदर जिंदा है तो आप बहुत तोल मोल के ही अपनी बात को रखेंगे। राजनाथ सिंह ने आज एक बात और भी बोली है, देखिए कि कारगिल वॉर मेमोरियल में आप जाइए, वहां देखिए, वहां जो शहीद हुए हैं वो हर धर्म से हैं। तो कम से कम इस तरह की बातें मत करिए। हम पाकिस्तान को इस तरह से नहीं देखते कि एक लाहौर में आप लोगों ने मंदिर का फतह कर लिया, आप लोग बातें करते हैं कैसे, मतलब कोई जुम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई बातचीत करते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। सर कौन सी गलत बात यहाँ हो गई? बोलिए बोलिए, आप ही को समय दे रही हूँ, वैसे तो समय हो गया, बोलिए बोलिए। चलिए मैंने पूछा, आप लाहौर में एक बंदर अनिल जी एक सेकंड उनका सवाल आने दीजिए, हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। करना, आप सिंदूर की बात करते हैं तो सुन ले कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने जाके पांव पकड़ लिए थे। ओहो सर के भी और यूएई के भी और ट्रंप के भी। सर क्या आप बात करते हैं, ऐसा तो मत बोलिए कि हम मतलब हाँ भारत के लिए बोल रहे हैं आप, सोच के बोलिए, पूरे लोगों का प्रश्न है आपका। तभी आपका पानी रोकने की बात करी थी, तभी पानी रोकने की बात आई थी तो खलबली मच गई थी। क्या बात करते हैं सर? मेरी बात सुने, मुझे बताएं, मेरी बात सुने। मोदी जी नहीं सर, भारत की महिलाएं काफी थी तो जो आधी रात को पहुंची थी। मत बोलिए, मोदी जी को पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो जो 2 फाइटर्स पहुंची थी वही काफी थी। हमारे देश की प्रधानमंत्री उसके बाद अगर कोई गैरत वाला बंदा हो तो आपकी सेना कहाँ मर गई थी उस टाइम? आप तो मैदान छोड़ो भागे थे, बांग्लादेश से मैदान छोड़ो, कौन भागा? पाकिस्तान आपकी सेना ने
वो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं अभी भी सम्मान पूर्वक, ठीक है सर, एक सेकंड, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का ये गुस्सा और ये भावनाएं, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे हैं, ठीक है। कमजोर होते गए हैं अनिल जी, बोलने से क्या होगा? जो अपने आप को जो कमजोर नहीं मानना चाहता, जो अपने आप को टेररिस्ट नहीं मानना चाहता, जो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहता, हम कितनी दे रहे हैं, हम उससे क्या बात कर रहे हैं? इंडियन फौजियों ने सफेद पतंग लहराए, चौकियों पे सफेद पतंग लहराए, वहाँ पर इंडियन फौजियों ने ऐसी कोई बात मत कर लीजिए, उसके बारे में बांग्लादेश में जब आपकी सेना ने समर्पण करा था, संभालिए, आपको मारा था। देखिए, मुझे इतना जरूर पता है, जिस हिसाब से यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, बात कभी नहीं होगी। मैं कह, राजनाथ जी कह रहे थे बात होगी तो पीओके पे होगी, मैं कह रही हूं कि बात पीओके के भी नहीं होगी। इनको ऐसे ही घुस के लाना पड़ेगा वहां से, ये ऐसे नहीं, क्योंकि बात से बात बनेगी नहीं ना सर। बात तो तब बनेगी जब बात करना चाहे, अब बात ही उल्टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अरे राफेल गिरे किसने? अगर आप हमारा कश्मीर मांगोगे ना तो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो आपको खीर देंगे, याद रखो। आपका डिफेंस सिस्टम किधर गया? वाड़ के रख दिया। अभी आप बैठे में जो बातें करते रहे, आप उधर आए ना, आपको दिखाएं जरा कहाँ आना है सर? बोलिए, लाहौर, रावलपिंडी, अब्दुल सत्तार जी, पवन जी का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है सर, कहाँ आना है बताइए? फिर आप बताएंगे अकेले आना है कि अपना डिफेंस लेके आना है? वो भी यही है। आप पे भारी पड़ जाएगा साहब, आप यहाँ का जज्बा नहीं समझ पाएंगे कभी। सम्मान रखिए सर। मैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, फिलहाल इस चर्चा को रोकूंगी, लेकिन मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है सर अब्दुल सत्तार जी आपसे, लेकिन प्लीज कम से कम हम सम्मान कर रहे हैं तो आप भी करिए। बोलेंगे तो फिर सुनने का भी मादा रखिए प्लीज। और आपकी नजरों में तो मैं भाषण देती हूँ, तो अब दे रही हूँ भाषण सर, अब सुन लीजिए, क्योंकि चर्चा का टाइम खत्म हो गया। ठीक है चलिए। अरे बाथरूम में पानी आ रहा नहीं आ रहा है, बाथरूम में चक्कर क्या, पानी आ रहा नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है। आप बात परेशान हो गए सब भाई, क्या बोलना है ना साथ भाई, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। सत्तार जी, अरे सत्तार भाई, मुझे आपको अभी भी भाई बोल रहे हैं भाई, सुन लीजिए। चक्कर भारत के शेरों से बात कर रहे हैं आप, पानी भगे भैया, शेरों से बात कर रहे हैं आप, 6 बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएं, ऑपरेशन सिंदूर में व्हाइट पतंग लहराए इंडिया की चौकियों पर भारतीय फौजियों ने, हर बार धूल चढ़ाई आपको, बर्फ कैसी लगी पूछो सैनिकों को, ठंडी बर्फ कैसी लगी पूछो। भारत जब मारता है तो भी ठंडा करके मारता है, आपको नहीं मानेंगे। पवन जी जाने दीजिए, कहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सर? ठीक है, देखिए कुछ लोग होते हैं जुबान से बातों से नहीं समझते, उसके लिए तो हमें अपने दूसरे चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, हम तभी जाएंगे। सर बैठेंगे, फिर से बैठेंगे, रुकिए अभी और चीजें आएंगी, हम फिर बैठेंगे। समय बहुत हो गया है, हम अभी मैं और बात करूंगी ना, थोड़ी देर ये चर्चा और 1 घंटे चली जाएगी, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। प्लीज आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कोशिश तो यही होती है कि चाहे कारगिल दिवस को, क्योंकि हम यहाँ एक सच्ची श्रद्धांजलि भी अपने वीर सपूतों को दे रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। अच्छी बात हमारे भारत की यही है कि हम पाकिस्तान के वीर शहीदों को भी हम सम्मान देते हैं और उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को देखिए, आप अपनी बात और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कम से कम पत्रकार होने के नाते तो आप ऐसी बात करिए कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें। इल्जाम भी आप ऐसे लगा रहे हैं जो दूर दूर तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा मकसद ये है कि हम आपको सम्मान दें। बहरहाल जो भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है पीओके को लेकर, यदि यही स्थिति रही पाकिस्तान की, जैसे अब्दुल सत्तार जी कह रहे थे, तो ये तो बात से भी बात नहीं बनेगी, यहां तो फिर इनको खदेड़ने में ही मजा आएगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।